एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद अरियंत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे आधुनिक भारत के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे उसके बारे में सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग उसी के आगे सेशन को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा लोगों में आक्रोश था। कई सारे कारण थे उसके, हमने राजनीतिक कारण भी देखा, हमने उसका आर्थिक कारण भी बताया, सामाजिक कारण भी थे। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी, है ना, ये जो टाइम टेन्योर था, यहाँ पर आप देखेंगे 1757 में होता है प्लासी की क्रांति। और प्लासी का युद्ध ही क्या करता है, ब्रिटिश सत्ता को राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल जाती है, और साथ ही के साथ जो आर्थिक गतिविधि है उस पर भी इनका कंट्रोल बढ़ जाता है। और यहाँ से लेकर ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ तक आते आते आप देखेंगे कई सारी चीजों में ब्रिटिशर्स के द्वारा नीतियां लेकर आई जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो शोषणकारी होती हैं। काफी सारी ज्यादा नीतियां ऐसी होती हैं जो कि आपके धार्मिक तौर पर, है ना, धार्मिक नीतियां लेकर आते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कई सारे जो इंडियन परंपरा से चली आ रही रीति रिवाज थे उनमें परिवर्तन कर दिया गया। इसी के साथ आप देखेंगे कि सामाजिक, है ना, सामाजिक परिवर्तन किए गए। सोशल रिफॉर्म्स में आप देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह हो गया, बाल विवाह जो है उस पर रोक लगा दी गई, ठगी प्रथा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सोशल रिफॉर्म्स के तौर पर यहाँ पर हमने देखी। इसके अलावा एक राजनीतिक कारण भी था। ठीक है, और इसके अलावा आर्थिक कारण, क्योंकि आप देख रहे हैं कि औपनिवेशिक जो सत्ता है ना, औपनिवेशिक शासन की जो नीति थी इनकी, उसकी वजह से जो यहाँ पर भारतीय किसान थे उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया गया था 1793 में, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके अलावा हमने महलवाड़ी व्यवस्था भी दी जो मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई, और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देखी जिसको रीड के द्वारा शुरू किया गया था। और इन सभी में आपने देखा कि डिफरेंट क्षेत्र में उनको टैक्स देना पड़ता था, और एक फिक्स टैक्स है उसका, चाहे आप बाढ़ आए, प्राकृतिक आपदा आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स को लेकर आते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कारण बने, और हमने इसी को देखा कि अंततः लोगों का गुस्सा एक चर्बी वाले कारतूस के आने से जो है वो फूट गया। और यही चीज जो शुरू होती है कहाँ पर, बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, वहां पर पूरी की पूरी जो सैनिक टुकड़ी होती है वो विद्रोह कर देती है, और उस रेजिमेंट को हम भंग कर दिया जाता है। और उसका ही परिणाम होता है जो कि हमें दिल्ली तक देखने को मिलता है, जिसमें आपने देखा था कि मेरठ से जो सैनिक थे वो विद्रोह करके दिल्ली पहुंचकर जो बहादुर शाह जफर है उसको फिर से सम्राट घोषित कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने जल्द ही जो ये विद्रोह उठ रहा था उसका दमन कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि इतनी सारी गतिविधि होने के बाद, ठीक है, इतनी सारी गतिविधि होने के बाद जो ब्रिटेन की महारानी है ना, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा 1858 में एक एक्ट लाया जाता है, जहां पर वो घोषणा करती हैं कि अब जो भी पॉलिटिकल पावर है वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, महारानी के हाथों में। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल है कौन, कैनिंग, इसको क्या किया जाता है, वायसराय बना दिया जाता है, वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यही तो हो गई आपकी 1857-58 तक का काल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कितने सारी चीजें जो है वो हमने देखे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति ने एक भूमिका तैयार कर दी थी लोगों के लिए, जिससे कि लोग अपना आक्रोश दिखा पाए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विद्रोह नहीं हो रहा था, बहुत छोटे छोटे स्तर पर लोगों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, लेकिन
1857 की जो घटना है वो काफी बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसी घटना से आप देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीयवाद का उदय होने लगता है। राष्ट्रवाद के उदय से क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि 1857 की जो क्रांति है वो अलग अलग क्षेत्रों में हो रही थी और वो उनके जो टारगेट थे, मतलब वो अपने ही हकों के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर यूनाइट होकर किसी हम देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब आप यहाँ पर समझेंगे कि पहले क्या था, प्राचीन समय में से हम देखते आ रहे हैं कि पहले भी क्या अलग अलग सत्ताएं हुआ करती थी, है ना, अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे, अलग अलग राज्य होते थे और उन राज्यों पर अलग अलग राजाओं के द्वारा शासन होता था। ठीक है, ये हमने प्राचीन समय में देखा। उसके बाद हम मौर्य पीरियड में आते हैं और मौर्य पीरियड में देखते हैं कि मौर्य जो सम्राट होता है वो पूरे के पूरे क्षेत्र को जीतकर अपने में सम्मिलित कर लेता है। मौर्य काल खत्म होता है, फिर से और छोटे छोटे जो शासक हैं वो उभर के आते हैं। फिर से गुप्ता पीरियड में हम आते हैं तो दोबारा से हम देखते हैं कि जो इंडिया का ये जो क्षेत्र है इसको फिर से यूनाइट कर दिया, अपने में मर्ज कर लिया। अपने में मर्ज करने का मतलब क्या है, ये जो जितनी भी रियासतें हैं या छोटे छोटे जो राज्य हैं, यहाँ की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था जो है उस पर कंट्रोल हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विभिन्नता का देश है। ठीक है, हमारे यहाँ अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग वेशभूषा है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक तौर पर क्या किया गया, कनेक्ट किया गया लोगों को। तो ये क्या बताता है, ये बताता है राष्ट्रवाद। और यही चीज हम दिल्ली सल्तनत में भी देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा भी विजय करके एक बड़े क्षेत्र को कवर किया जाता है और यही चीज हम मुगल टाइम पे भी देखते हैं। और यही घटना जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज की भावना पैदा होने लगी कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं या अपने कारणों, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हमें एक देश, एक राष्ट्र के लिए लड़ना होगा और हमें यहाँ पर यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए आप देखेंगे कि कई सारे संगठन जो है वो बनने लगेंगे और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने लगेंगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही के साथ इसके राष्ट्रवाद के उदय के और भी कई सारे कारण हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। ये वो पार्टी होती है, ये वो संगठन होता है जो कि पूरे भारत पे, भारत के लोगों से कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि कोई भी संगठन एक क्षेत्रीय स्तर पर जो चल रहा है वो लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन कर वहां के लोगों को जोड़ने का कार्य किया। इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसके कई सारे चरण होते हैं। इसमें आप देखोगे एक चरण हम देखते हैं 1885 से लेकर 1905 वाला दौर। ठीक है, 1885 से लेकर आपका 1905 तक, जहां पर आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये अहम रोल निभाती है लोगों को इकट्ठा करने का। लेकिन यहाँ पर जो तरीका होता है लोगों का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शुरुआती चरण होता है उसमें आप देखेंगे कि उदारवादी जो लोग हैं उनके द्वारा ब्रिटिश सत्ता के साथ मिलकर ही चीजों को ठीक करने का काम किया जा रहा था, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा चरण हमें देखने को मिलता है 1909 से लेकर 1919 तक का। ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक का दौर हम दूसरे चरण में देखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करने लगेंगे। 1919 तक आते आते लोगों में ये चीज हो जाएगी कि नहीं, हम आपके साथ मिलकर नहीं, क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो संगठन है ये आगे चलकर दो गुटों में बढ़ जाता है। एक उग्रवादी संगठन होता है और एक उदारवादी होता है। ठीक है, दोनों के जो नेता हैं, है ना, जो विद्रोही हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठनों में टूटने लगते हैं और अलग अलग तरीके से विद्रोह करने लगते हैं। तो ये एक घटना हम देखते हैं 1919 की। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1919 से लेकर 1947 तक का दौर। ठीक है, 1919 से लेकर 1947
1947 तक किस तरीके से बहुत सारे इवेंट ऐसे किए जाते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स को ये बताया जाता है कि अब आपको यहाँ पर हमें फूड स्वराज देना पड़ेगा, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसको हम अपने तौर तरीके से चलाएंगे, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हम देखते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा विरोध होता है तो बहुत सारे जो समितियां हैं उनका गठन किया जाता है, जो कि भारतीयों के लिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पूरी की पूरी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। और उसी को देखते देखते आप देखेंगे कि 1947 में जाकर अंततः ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ के जाना पड़ता है। और उसी के चलते हमें देखते हैं कि उसी के बीच एक घटना हो जाती है जिसमें हमारा ही क्षेत्र का जो हिस्सा है वो टूटकर अलग हो जाता है और पाकिस्तान का निर्माण होता है, जिसमें हम एक पूर्वी पाकिस्तान है और एक पश्चिमी पाकिस्तान है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, एक आपको वो बता दे रही हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और एक मैंने आपको बताया कि समराइज तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो घटनाएं हैं उनको एक दिमाग में विजुलाइज कर लीजिए, उसके बाद जब हम फैक्ट्स पढ़ें तो आप उससे कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता और विस्थापन 1947 के बाद 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बन जाता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और लोगों का माइग्रेशन होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग एक एक चरण में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इतना यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। औपनिवेशिक मतलब होता है, देखो अब ब्रिटिशर्स जब आए हैं तो देसी रियासतें, या फिर ये कहिए कि औरंगजेब के बाद क्या हुआ है, जो मुगल सल्तनत थी, जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, वो छोटे छोटे रियासतों में या छोटे छोटे राज्यों में टूटना शुरू हो गया था। उसी के चलते क्या हो रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों के द्वारा शासन किया जा रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा जब औपनिवेशिक नीति को लेकर आया, तो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि अपनी आर्थिक स्वार्थ को देखते हुए, आर्थिक लाभ को देखते हुए आप दूसरे क्षेत्र पर क्या करिए, कब्जा कर लीजिए, है ना। यही है औपनिवेशिक नीति। तो भारत ने क्या किया, हाँ मैंने आपको बताया कि जब हमने बंगाल पर कब्जा किया गया था बक्सर के युद्ध के बाद, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले पूरे क्षेत्र को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि लोगों में व्यापार होगा, एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र जाना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोगों के बीच कनेक्टिविटी होगी और लोगों को कारण जो है, अब सीधी सी बात है कि एक क्षेत्र में कोई विद्रोह चल रहा है या एक क्षेत्र में कोई समस्या है और दूसरे क्षेत्र में भी समस्या देखने, तो जब लोग मिलेंगे तो बात करेंगे ना, तो क्या होंगे, वो यूनाइट होंगे, जब बात करेंगे कि किस तरीके से इस चीज का हल निकाला जाए। तो अगर विद्रोह जो हुआ था 1857 की, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि रेल निर्माण, ठीक है, एक तो हो गया व्यापार, इसके अलावा आप देखोगे रेल निर्माण, रेलवे निर्माण जो किया जाता है ये किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, इससे भी लोग अब बहुत दूर दूर के क्षेत्रों से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाना शुरू हो गए हैं, है ना, कनेक्टिविटी बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एक यूनाइट, एक राष्ट्रवाद को जन्म देगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। पाश्चात्य शिक्षा में अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि मैकाले के द्वारा जो इंग्लिश एजुकेशन है उसकी यहाँ पर भारत में शुरुआत कर दी गई, लोगों को यहाँ पर एजुकेट किया गया। अब यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे थे, है ना, जो 10th किए 12th किए, उसके बाद वो आगे की डिग्री के लिए लंदन चले जा रहे हैं और वहां पढ़ रहे हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि जब यहाँ पर भारत में औपनिवेशिक सत्ता का, ब्रिटिशर्स का वर्चस्व था, तो विदेशों में या यूरोप में कहे तो वहां पे ऑलरेडी क्रांति चल रही थी। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं, लोग समानता की बात करते हैं, लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना। सभी जगह
तो यहाँ पर जब ये चीजें यहाँ से शिक्षा लेने के लिए बाहर गए लोग जब वापस आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सोसाइटी में भी रिफॉर्म करना शुरू कर देंगे कि बाहर का कल्चर जो है वो हमें इक्वालिटी देता है, समानता देता है ना, स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है। तो इन सभी चीजों को लेकर आप देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक सुधार शुरू किए जाते हैं, जिसमें हम देते हैं राजा राम मोहन राय जी को, जिनके द्वारा आप देखेंगे कि सोसाइटी में किस तरीके से जो सती प्रथा है उसका अंत किया गया है ना। राजा राम मोहन राय के द्वारा कई सारे संगठन बनाए गए, जिसमें एक तो था ब्रह्म समाज, ठीक है, जिसका गठन कब किया गया, 1828 में, ठीक है, 1828 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके साथ द्वारा रिफॉर्म किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया जा रहा है, आर्य समाज का गठन किया 1875 में। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये ना देखो ब्रह्म समाज हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा आत्मीय सभा, ये किसके द्वारा बनाया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर दयानंद सरस्वती हो गए। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनके द्वारा आप देखेंगे कि शिकागो में 1893 में ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से संबोधित करते हैं भारतीय धर्म को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से क्या हो रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है ये समाज में। यहाँ पर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, क्योंकि इनके द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह पर क्या की गई है, एक एक्ट लेकर आया गया है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो भारतीयों के द्वारा इस पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही संभव हो पाए हैं, और यहाँ पर हमने देखा। इसके अलावा आप देखेंगे प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने ही लोगों के लिए, अपने ही हित में यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। और आप मुझे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया है कि जब पुर्तगाली आते हैं तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पे प्रेस और समाचार पत्र आते हैं, ठीक है। अब लोगों को क्या हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो लोगों को पता चल रही है। तो उसी में आप देखेंगे कि पहले तो जो समाचार पत्र था वो इंग्लिश में निकाला गया। उसके बाद जो भारतीय लोग थे जो एजुकेट हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने भी समाचार पत्र को अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में निकालना शुरू कर दिया, जिसके चलते हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया जाता है, जिसमें समाचार पत्रों पर रोक लगा दी जाती है। और आगे चलकर ये रोक किसके द्वारा लगाई जाती है, लिटिन के द्वारा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर फिर आगे चलकर रिपन का बहुत बड़ा योगदान होता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच क्या हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है, और इसी तरीके से क्या होगा, राष्ट्रवाद का उदय होगा, ठीक है। इसके अलावा आप राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करें, क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, अब क्या हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, और वो अब एक साथ एक मंच पर, एक जगह पर बैठकर जो भारतीयों की समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उन पर बात करना शुरू कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले 1885 में जो गठित की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे पूर्व ही कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बन चुके थे, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्रवाद के जो भावना है वो लोगों में जागृत करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आएगी किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय है, उसके लिए एक भूमिका किस तरीके से बन रही थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे
क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस से पूर्व बनी संस्थाएं कौन कौन सी थी। कुछ संस्थाएं आप देखेंगे कि भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर बन रही थी और कुछ संस्थाएं भारत के बाहर भी बनाई जा रही थी। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ज्यादातर कांग्रेस की जो संस्थाएं हैं जो प्रीवियस टाइम पर शुरू होती है वो कलकत्ता वाले क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया जाता है 1823 में, कहां पर, कलकत्ता में। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा संगठन, और इन सभी संगठनों का उद्देश्य क्या है, लोगों को जागृत करना उनके हकों के लिए कि भाई आपका शोषण किया जा रहा है, आप पे जुल्म किया जा रहा है, आप, और ये लोग अब का क्या काम कर रहे हैं, ये लोग जनता और ब्रिटिश जो सरकार है उसके बीच समस्याओं को लाकर उसको सुधार करने का प्रयास करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो हो गया कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरी है बंग भाषा प्रकाशन। ये आपसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको दे दिया जाएगा संस्था का नाम, है ना, कि कौन सी संस्था है और उसका गठन कब हुआ था या फिर किसके द्वारा किया गया। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करें तो ये किसके द्वारा की गई है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कि 1823 के बाद 1836 में एक और संस्था बनाई जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर अब लोगों को समझा पाना, लोग बहुत डरे हुए हैं, है ना, और लोगों को उस चीज के लिए बता पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि संस्थाओं में लगातार परिवर्तन होते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बंग भाषा प्रकाशन जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1836 में शुरू की गई। इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया 1838 कलकत्ता में, कहा, किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कलकत्ता में राधाकांत देव, ये राजा राम मोहन राय के भाई हैं, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब इस संगठन को चलाने के लिए ये लोग पैसे भी इकट्ठे करेंगे, जहां जहां पर लोगों की समस्याएं हैं वहां पर जाकर ब्रिटिश सरकार को क्या देंगे, वार्निंग भी देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि लंदन में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन कहाँ पे किया जाता है, लंदन में। जो लोग, जो भारतीय यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रिटेन गए हैं, लंदन गए हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके, और यहाँ से देखो, क्योंकि ब्रिटेन से जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ पे रेगुलेट की जाती है, वहां से ऑर्डर निकला, यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर जो उनके अधिकारी हैं ब्रिटिशर्स के, उनको यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई ये नियम कानून है, आपको यहाँ पर करना है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऊपर बैठ के जो डिसीजन लेती है वो निचले स्तर तक आते आते कहीं ना कहीं करप्ट हो जाती है ना, तो वहां पर जो ये लोग हैं वो क्या करेंगे, सीधे सीधे जो सत्ता है उसको टारगेट करते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, एक तो हो गया लंदन इंडियन एसोसिएशन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए। इसके अलावा इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1866 में लंदन में गठित किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन का गठन भी कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंडियन लीग की बात करें 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखो, जब ये लोग बाहर इन संगठनों को बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें सब भारतीय होंगे, वहां पर देखो एजुकेशन जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये ब्रिटिशर्स बाहर जाएंगे तो वहां के लोग भी प्रभावित होते हैं, और क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि बाहर जो है वहां पे जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, लोग इक्वालिटी की बात कर रहे थे, लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि वहां के लोग इस चीज के सपोर्ट में भी आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे संगठन जो हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर से आकर यहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखोगे एनी बेसेंट को। ठीक है, एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत भारत में आती है और भारत में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन करती हैं, और भारतीय लोगों को और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके विद्रोह जो है वो बाल गंगाधर तिलक के साथ
बने रहते हैं। ठीक है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे संगठन जो हैं वो क्या है। ये सभी संगठन कहाँ देखे हमने? कलकत्ता में देखे, कुछ संगठन दिल्ली में थे, कुछ मुंबई में थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब ये संगठन जो है उतने प्रभावशाली तरीके से लोगों में वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, ना ही देखो छोटा सा संगठन है क्षेत्रीय स्तर का, ना तो सरकार सुन पा रही है और ना ही लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज ये भी हो गई है कि ब्रिटिशर्स भी इस चीज को देख रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का लगातार विरोध ये लोग कर रहे हैं और अलग अलग संगठन बना रहे हैं। तो ये संगठन में आखिर चल क्या रहा है? तो ऐसा करते हैं कि इनके लिए हम ये प्रोवाइड करा देते हैं मंच। उसी में आप देखेंगे कि एक ब्रिटिशर है जिसका नाम है ब्रिटिश अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि भाई आप लोग संगठन बना लीजिए और वहां पर आप जो भी समस्याएं हैं उनको रखिए, हम आपकी बातों को क्या करेंगे, उस पे समस्या समाधान पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस का गठन किया जाता है 28 दिसंबर 1885 को और यही इसका पहला अधिवेशन होता है। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। ब्रिटिश अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको A.O. ह्यूम भी बोलते हैं, A.O. ह्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है उस समय वायसराय कौन होता है? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद बात करें तो प्रथम अधिवेशन जो है, जो कि होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन क्या होता है वहां पर प्लेग फैल जाता है और प्लेग उस समय की बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, प्लेग होने के कारण अब ये स्थगित होकर कहां पर हो रहा है? बंबई में। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि पहले कहाँ होना था अब कहाँ हो रहा है, ये चीज नहीं पूछी जाएगी। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में। चलिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में एक संगठन बन गया, वही संगठन दिल्ली में भी काम करेगा, वही संगठन बम्बई में भी अधिवेशन करेगा, वही संगठन जो है मद्रास भी जा रहा है, वही संगठन कलकत्ता भी जा रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जब ये संगठन पहुंचेगा तो वहां के लोग भी जो है वो क्या होंगे? कनेक्ट होंगे और जो उस क्षेत्र में चल रही प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो संगठन है ये ब्रिटिश और कांग्रेस जो उदारवादी लोग हैं वो मिलकर संभालना चाहते हैं कि भाई मैं ब्रिटिशर्स को हम समझाएंगे और ब्रिटिशर्स उस पर समाधान निकालेंगे। ये एक इस तरीके का संगठन था। ठीक है, तो ये जो संगठन है ये हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक चरण में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संगठन बनता है ये कैसा है? किस तरीके के? उदारवादी लोगों का है, जिसमें बहुत सारे लोग आप देखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, है ना। चलिए 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? मुंबई में। और ये किस जगह पर हो रहा है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, कभी कभी शॉर्ट में दे देगा WC बनर्जी। महासचिव इसमें A.O. ह्यूम होते हैं। अभी देखा हमने, इसमें आप देखेंगे कि 72 लोगों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। पहला संगठन क्वेश्चन पूछ लेता है कितने लोगों ने भागीदारी ली थी, तो 72 लोग थे, 72 लोग। इसमें दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गया, सुब्रमण्यम अय्यर हो गए। ये सभी कैसे हैं? उदारवादी हैं। कैसे हैं? उदारवादी। उदारवादी क्या है कि भैया हम सरकार को समझाएंगे, सरकार को समस्याएं बताएंगे और उस पे उन पर दबाव बनाएंगे जिससे कि समाज के कल्याण पर काम किया जा सके, लोगों का शोषण ना किया जा सके। और एक होता है उग्रवादी। उग्रवादी लोग कौन से होते हैं? जो कि भाई कहते हैं कि अगर नहीं मारोगे तो सर फोड़ देंगे, है ना, इस तरीके से। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इंडियन नेशनल यूनियन नाम था पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसको बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इसका उद्देश्य, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर बात करें कि विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एकजुट करना,
अब देखो जो संगठन बन रहे थे उनको एक मंच देना, एक साथ लेकर आना, क्योंकि ब्रिटिशर को भी तो अलग अलग जगह पे कहां तक नजर रखेंगे। अब वो उनको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो ब्रिटिशर्स को भी पता है और जो लोग हैं वो भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मंच एक होने से जो चीजें हैं, जो कनेक्टिविटी है वो काफी इजी हो जाती है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना, लोगों को यूनाइट करना, लोगों को जागरूक करना। देखो हम आज भी ऐसी हालत है कि लोगों का शोषण हो रहा होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, ठीक है, आज भी ये चीज होती है। तो उस चीज के लिए अगर सामने वाले को बताना पड़ता है कि नहीं, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, तुम इस परिस्थिति में जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय एकता का विकास, इसके अलावा समस्याओं पर विचार विमर्श करना और सिफारिश और निवेदन करना, ये जो शब्द है ना, यही आप देखेंगे, यही चीज मैंने आपको बताई। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो पहला अधिवेशन कहाँ हो गया। अब अधिवेशन पे बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ 1885 में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता किसने की, कौन महासचिव था, इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में। अब देखो जो अधिवेशन होगा वो हर साल होगा और उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो दिसंबर के आसपास रहता है, ठीक है। वेदर भी अच्छा रहता है इसलिए भी कह सकते हो, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में, और कब हो रहा है, 1886 में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। इसके अलावा तीसरा अधिवेशन 1887 में कहां पर, मद्रास में, जिसमें अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और किस अधिवेशन में, तो मद्रास अधिवेशन में। इसके बाद बात करें चतुर्थ अधिवेशन जो कि 1888 में किया गया और ये कहां पर हुआ, इलाहाबाद में। और यहां पर पहला ब्रिटिश प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, ये कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होगा, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, पहला अंग्रेज रहता है जो कि अध्यक्ष चुना जाता है, कौन, जॉर्ज यूले। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1888 में। पांचवा अधिवेशन जो है 1889 में बम्बई में होता है जहां पर सर विलियम बेडरवर्न होते हैं। छठवां अधिवेशन जो है यहां पर 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के द्वारा अध्यक्षता में किया जाता है, जहां पर प्रथम महिला स्थानक जो है कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। अब ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पहली महिला जो कि स्थानक बनी, जो ग्रेजुएट हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी, इनको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो कादम्बिनी गांगुली, और इन्होंने पार्टिसिपेट कौन से अधिवेशन में किया है, तो याद रखना छठवां अधिवेशन है जो कि 1890 में कलकत्ता में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। देखो ऐसा नहीं है, काफी सारे अधिवेशन किए गए हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है बस आपको वही ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर अधिवेशन हो रहे हैं, लोगों के द्वारा ये निवेदन है ना किया जा रहा है, वहां पे प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि भाई ये समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें चल रही, लेकिन इतना आसान नहीं है, ब्रिटिशर्स की मनमानी जो है वो चली रही है। और उसी के क्रम में आप देखेंगे कि 1919 का जो अधिवेशन है जो कि कहाँ होता है, सूरत में, और इस कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो दलों में, जिसकी एक है आपका उदारवादी और दूसरा है उग्रवादी, ठीक है। एक उदारवादी और दूसरा गठन क्या बन गया है, उग्रवादी। यहाँ पर जो लोग एक गुट जो कि ब्रिटिश सरकार के साथ उनको समझाते हुए आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कि भाई आप रिफॉर्म करिए, आप लोगों की समस्याओं पर लेकर काम करिए, है ना, आप इस तरीके से शोषण मत करिए, बिल्कुल उदारवादी तरीके। उग्रवादी, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, डरने से बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। और उग्रवादियों में आप देखेंगे कि मुख्य तौर पर 3 लोगों का नाम आता है, लाला लाजपत राय, ठीक है, दूसरा बिपिन चंद्र पाल, और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक।
गंगाधर तिलक, ठीक है। ये तीनों लोग जो हैं वो उग्रवादी गुट में रहते हैं। और आप देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यहाँ पर 1907 में क्या हो जा रहा है, ये कांग्रेस जो है वो दो गुटों में होती है। इसका कारण क्या है, इसको यहाँ पर हम समझते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका कारण था बंगाल विभाजन। आखिर कांग्रेस के बीच 1907 में ऐसा क्या हुआ कि जो एक गुट है, एक संगठन है, वो दो भागों में विभाजित हो गया। उसका कारण था बंगाल विभाजन, क्योंकि इसी समय पर आप देखेंगे कि बंगाल में घोषणा की जाती है 20 जुलाई 1905 को कि 5 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल के कलकत्ता में चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी होगा, ठीक है। 20 जुलाई को ये घोषणा कर दी जाती है कि जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये देखो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे अभी जो है आपका इस तरीके से है, ये है आपका, यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है आपका, अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, और ये है आपका बंगाल। ये पूरा क्षेत्र जो था ये क्या था, बंगाल कहलाता था, जो कि आज दो भागों में विभाजित हो गया। एक हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, है ना, बंगाल, और यहां पर ये क्या बन गया, ये पाकिस्तान टूट के पूर्वी पाकिस्तान बना था, जिसको बाद में क्या बना दिया गया, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, जिसको बांग्लादेश कहा गया। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको विभाजन करने की जो बात है वो कब की घटना है, 20 जुलाई 1905 को। और ये किया किसके द्वारा ये घोषणा की जाती है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न था, और लोगों में जो यूनाइटेड हो रहे थे उसको भी क्या करना है, उनको भी अलग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी के चलते जब ये घोषणा कर दी जाती है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो वहां पर क्या किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ से रॉ मटेरियल निकाला गया है, जिस रॉ मटेरियल से हमारे भारतीयों के द्वारा हैंडीक्राफ्ट बनाया जा रहा था। अब उस रॉ मटेरियल को उठाकर क्या कर रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, वहां से मशीनों से उसको क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मॉडिफाई करके उसी प्रोडक्ट को आकर भारत में ऊंची कीमतों पे बेचा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं उच्च दर पर जा रही है, और उसी से उनको मुनाफा हो रहा है। तो इसी को चलते देखकर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये घटना होती है, घोषणा होती है, तो उसके बाद यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। यानी कि भारतीय जो वस्तुएं हैं उनका यूज करिए, और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना होगा, ठीक है। और ये घटना कहाँ होती है, टाउन हॉल कलकत्ता में इकट्ठा करते हैं, कलकत्ता में इकट्ठा होकर करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो जाता है, और इसी दिन आप देखेंगे कि इस दिन को क्या कहा जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस और मैत्री दिवस के तौर पर बताया है, ठीक है। इसी पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस है अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब देखो 1905 की घटना हो गई है। 1905 में भाई बंगाल विभाजन की बात हुई है। अब क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मंच है वो किस लिए था, जो भी घटनाएं हो रही है उस पर बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बंगाल विभाजन की बात हुई थी, अब क्या होगा कि 1906 में जो अगला अधिवेशन होगा उस पर चर्चा होगी, और यहाँ पर जो है इसका विरोध किया जाएगा कि भाई बंगाल का जो विभाजन है ये सही नहीं है। तो लोग यहाँ पर दो मतों में हो जाएंगे कि नहीं, हम ये जो घटना हुई है, ये जो बात है वो हम ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही के साथ दूसरा गुट कहता है कि नहीं, ये लोगों, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 तक का जो दौर है उसमें हम ब्रिटिशों के सहयोग को उनको समझाते हुए ही आ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भी काम नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग एक अलग गुट में अलग तरीके से क्या करने लगेंगे, विद्रोह कर लेंगे। और यहीं पर कलकत्ता अधिवेशन होता है कब, 1906 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी वस्तुएं हैं, जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनका उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तु का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्रभावी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नहीं, हम अपने लोगों को क्या करेंगे, अपने लोगों को एजुकेट करेंगे। और सत्य के साथ सुशासन की भी यहाँ पर मांग की गई। इसके बाद आप देखेंगे कि डेल कमेटी बनाई जाती है, जो कि विभाजन रद्द करने की मांग करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार लगाया जाता है। जब ये घटना हो जाती है तो इसका प्रदर्शन जो है, जो विद्रोह है, ये आगे लगातार बना रहता है, ठीक है। जिसको हम देखते हैं कि 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के द्वारा दिल्ली में कोरोनेशन पार्क में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर जो राजधानी है, जो कि ब्रिटिशर्स की पहले कहाँ थी, कलकत्ता थी। उससे पहले याद हो तो जो हमने बंगाल बक्सर के युद्ध के समय पढ़ा था, है ना, मुर्शिदाबाद थी। उसके बाद क्या किया इन्होंने, कलकत्ता को राजधानी बनाया। और इसके बाद 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया। कब, 1912 में। ये पूछा जाता है कब, किसके द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया जाता है। और यहाँ पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। कौन होता है, लॉर्ड हार्डिंग होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो दिल्ली, अब क्या होगा, जो राजधानी है वो दिल्ली आ गई है। अब यहाँ पर बहुत सारी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन होंगे और लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कई चरणों में होता है, तो यहाँ पर ये स्वाभाविक था कि लोगों को ये समझ में आने लगा, लोग यूनाइट तो हो चुके थे कहीं ना कहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कार्य को करने में काफी प्रभावी रही कि लोगों को जो जोड़ने का काम था वो बहुत ही अच्छे से किया था, ठीक है। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे आगे के क्रम में हम किस तरीके से आजादी के करीब पहुंचते हैं, तो उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखना है, तो फटाफट से आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रिपन के टाइम पर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसको इसने समाप्त कर दिया था। रिपन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। रिपन के काल में ही जो हमारी जनगणना है उसको एक क्रम में लेकर आए थे। 10 साल की जो जनगणना है वो भी कब की है, आपके रिपन के समय है। तो याद रखिएगा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको समाप्त किया गया। इसके अलावा इसके द्वारा क्या किया गया, जो जनगणना थी 10 साल की, 10 वर्षों की, उसको लागू करने का जो श्रेय है वो भी रिपन को जाता है। लेकिन पहली जनगणना किसके द्वारा की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा है विलियम बेंटिक, नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गठन हुआ है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन। कर्जन की हमने बात की, तो यहाँ पर इसका रोल कहाँ हमने देखा, बंगाल विभाजन, ठीक है। देखो एक भूमिका आपके दिमाग में अगर बन गई होगी ना, तो आप आराम से जब भी पढ़ेंगे ना, तो एक से दूसरी चीज कहानी है, ठीक है, इतिहास की कहानी है, और उनको हमको विजुलाइज करके ही पढ़ना है कि क्यों हुआ है, क्या कारण थे। अगर ये चीज समझ में आएगी तो आप घटना के जो क्रम है, जो डेट्स है, देखो आप वनडे एग्जाम्स में क्या होता है, डेट पूछी जाती है, तो कैसी आपको रटनी पड़ती है कि ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। ये सब घटनाएं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगी कि परिस्थिति किस तरीके से बदलती चली जा रही है, और उन घटनाओं का जो क्रम है वो दिमाग में हो जाएगा। पेपर बनाने वाला भी कुछ ऐसा नहीं बना देगा कि आप बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन जब आप कोई घटना एक क्रम में पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में रहती है, और क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं गैस लगाकर भी सही कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे।
हमने बात की थी कि कांग्रेस के गठन से पहले क्या हुआ था, छोटी छोटी संस्थाएं भी गठित की गई थी। उसमें कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, माइकल ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसके जो महासचिव थे वो कौन थे, ईओ ह्यूम। और संस्थापक की बात की गई है, ठीक है, एओ ह्यूम था। और यहीं पर अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे आपके, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसके अलावा कौन थे, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रानडे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब याद आ रहा होगा कि ये गरम दल, नरम दल, यानी कि उग्रवादी, उदारवादी, याद आ रहा है 1907 में अलग हुए थे, ठीक है। तो इसमें तीन ही नाम जो है वो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, लाला लाजपत राय, दूसरा पाल, बिपिन चंद्र पाल, और तीसरा है लाल बाल पाल, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये उग्रवादी नेता थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, MG राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, है ना, ये सभी किसके हैं, उदारवादी दल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड मिंटो। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग, सॉरी, बंगाल विभाजन के समय कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि बंगाल विभाजन में क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी भाग में इसको विभाजित किया जा रहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, या फिर MA अंसारी, या बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो आपको पता है मद्रास अधिवेशन जो होता है, तीसरा अधिवेशन होता है 1880, बदरुद्दीन तैयब का, उसको देख लीजिएगा, बदरुद्दीन तैयब जो है ये कहाँ बनाए जाते हैं, अध्यक्ष मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की, लंदन, ग्लासगो, अबरदीन, या फिर बंबई। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साथ ही के साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर हुआ था और किस कॉलेज में हुआ था। याद आ रहा है कॉलेज का नाम तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कब किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे इनका रोल, ठीक है, क्योंकि यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी बनते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद जो संगठन है उनका किस तरीके से पूरे के पूरे भारत पर प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम को हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उम्मीद करती हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।